हम अक्सर सुनते हैं कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है, महिलाओं की पूजा होती है। हालांकि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को देखने के बाद ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर प्राचीन काल में इनकी स्थिति क्या रही होगी। आज भी महिला को लेकर समाज में कई तरह के बंधन हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब महिलाओं को प्राचीन काल में देवी का दर्जा दिया जाता था तो वर्तमान में आखिर ऐसा क्या हो गया जो महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। आज हम इसी को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि अभी भी सिंधु घाटी से जुड़े साक्ष्य लिखित रूप से मौजूद नहीं हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पुरातत्व से जो सामग्री मिली है उसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि उस दौरान महिलाओं को स्वतंत्रता थी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी जाती थी। पुरातत्व में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि उस दौरान भी महिला देवी देवताओं की पूजा कर सकती थी, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। ये वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठानों में भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण स्वरूप हम रामायण काल को देख सकते हैं। भगवान राम ने जितने भी अनुष्ठान किए उसमें उन्होंने सीता जी को अपने साथ रखा। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करना, अपना भविष्य बनाने तथा शिक्षिका के रूप में काम करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में अनेक विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि शामिल हैं। हालांकि यह बात भी सत्य है कि वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधान था। महत्वपूर्ण पदों पर पुरुष हुआ करते थे। अगर कन्या पिता की इकलौती संतान है तो वह उनकी संपत्ति में हिस्सेदार थी। उस दौरान भी स्त्रियों का विवाह वयस्क होने के बाद ही होता था। बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियों में पुनर्विवाह का प्रचलन भी था, जो कि उस दौरान उनकी स्थिति को बेहतर बनाता था। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली बहुत ही विकसित थी और मुख्य रूप से वेद पढ़ाया जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रभाव का लगातार वर्णन करते हैं। महाभारत में जहाँ द्रौपदी का प्रभावी चित्रण है, तो वहीं वाल्मीकि की रामायण में सीता के प्रभाव को भी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। सीता स्वयंवर भी इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में महिलाओं को स्वयं से पति चुनने की भी अनुमति थी। उत्तर वैदिक काल। कहीं न कहीं ये वो काल था जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलने लगी। वैसे महिलाओं के सम्मान में कोई कमी तो नहीं आई, लेकिन सामाजिक बुराइयां हावी होने लगी थी। ये वो कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यावृत्ति प्रथा, देवदासी, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां देखी जा रही थी। उत्तर काल के ही आखिर में सती प्रथा का भी प्रचलन समाज में आ गया था। बड़े घरानों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। धीरे धीरे यह प्रचलन छोटे घरानों में भी बढ़ने लगा। इसी कालखंड के दौरान पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में कटौती होने लगी थी। वहीं उत्तर काल में ही महिलाओं की धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। इसी काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला बुद्धिजीवियों का उल्लेख सामने आता है। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल के अपेक्षाकृत थोड़ी संतोषजनक थी। इस काल में महिलाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति दी गई थी। स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ स्त्रियां सम्राट के अंगरक्षक का भी कार्य करती थी। इस काल में स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता तो थी ही, साथ ही साथ उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। हालांकि मौर्य काल में ही दहेज प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ था। इस काल में स्त्रियां घरों में रहा करती थी। मौर्य काल के बाद की स्थिति। मौर्य काल के बाद भारत में कई क्रांतिकारी आए। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक स्थिति काफ़ी खराब होने लगी। महिलाओं को पुरुष की दासी के रूप में रखा जाता था।
पुरुष के आदेश के बाद ही उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता थी। मुगल काल आते आते महिलाओं की दशा और खराब हो गई। उन्हें पर्दे और बंधनों से बंध कर जीना पड़ रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को संविधान में पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए गए हैं, परंतु आज भी वह समाज में काफ़ी पीछे दिखाई देती हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विज्ञान सहित कई अहम क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया है। वर्तमान स्थिति। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने ही बदल दिए हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन हम यह भी तो नहीं कह सकते कि महिलाओं की हालात पूरी तरह से बदल गए हैं, पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपनी अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत हैं। महिलाएं अब अपनी पेशेवर जिंदगी को लेकर बहुत अधिक जागरूक हैं, जिससे वह अपने परिवार और रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर रही हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन इन योजनाओं का कोई असर निचले स्तर तक उचित ढंग से नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही हैं। इस संदर्भ में युगनायक और राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद का यह कथन है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति को वहाँ की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारी शक्ति का उद्धारक नहीं बल्कि उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है कि उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं सन्निहित हैं। वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति। ग्रामीण महिलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक घरेलू महिला, दूसरी कामकाजी महिला। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं देश के सुदूर हिस्सों में कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रम क्षेत्रों में काम करती हैं। ग्रामीण समाज एक ऐसी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वाली मनोवृत्ति पर विद्यमान है जो मानकर चलती है कि महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक हैं तथा उन्हें संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि उन्हें स्वयं के शरीर पर प्राकृतिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। ग्रामीण समाज में महिलाओं की समस्याएं कुछ अलग प्रकृति की है। यहाँ 90% महिलाएं खेती पर निर्भर है। यहाँ की महिलाओं को लगातार 16 से 18 घंटे कार्य करना पड़ता है। सुबह आटा पीसने से लेकर रात में बचा हुआ खाने का निवाला खाने तक उन्हें हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। महिलाओं को दिन भर खेत में खपना पड़ता है। पानी लेने के लिए 4-4 मील पैदल जाना पड़ता है। घास काटनी पड़ती है और फिर घर आकर सारा काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। बच्चों को पालना उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से है। फिर भी उनके श्रम को पितृसत्ता महत्वपूर्ण नहीं मानती तथा यह कहते सुना जाता है कि तुम तो घर में पड़ी रहती हो। पुरुषों की यही मानसिकता महिलाओं को आज तक गरिमापूर्ण जीवन नहीं दे पाया है। महिला आंदोलनों ने महिलाओं की सत्ता में भागीदारी के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 अब 50% महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में लगभग 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। परंतु वास्तविकता में पुरुषों ने यह मौका भी उनसे छीन लिया तथा पंचायतों में चुनकर आई महिलाएं जनप्रतिनिधि के अधिकारों का उपयोग उनके पति, पिता अथवा भाइयों द्वारा किया जाता है और ग्रामीण महिला आज भी घर की 4 दीवारी में अपने पारंपरिक घरेलू कार्य निपटा रही हैं। वर्तमान में शहरी महिलाओं की स्थिति। भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में भी बदलाव होते रहे हैं। मुख्य रूप से शहर में 2 प्रकार की महिलाओं को देखा जाता है, एक कामकाजी महिला, दूसरी गृहिणी, जिनके हालात में वक्त के साथ बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार अब तक नहीं हो पाया है। घरेलू और नौकरी पेशा महिलाओं के कार्य में बेहद अंतर होता है।
घरेलू महिला यानी कि गृहिणी को अपने कार्य के एवज में कोई वेतन नहीं मिलता, जबकि नौकरी पेशा महिलाएं किसी भी दफ्तर में कार्य करती हैं तो उन्हें उसके एवज में वेतन प्राप्त होता है। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में कमी के प्रमुख कारण हैं। वैश्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता, प्रजनन दर व विवाह की आयु, आर्थिक विकास, चक्रीय प्रभाव और शहरीकरण जैसे घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन होने के जैसे जैसे एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ी, इनमें न केवल महिलाओं को सम्मानित स्थान मिलने लगा, बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलने लगा। आज महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका है। अब महिलाएं घर की चार दीवारी तक नहीं रहती, बल्कि वे पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। महिलाओं की शिक्षा पर भी आजकल बहुत ध्यान दिया जाता है और आज महिलाएं पुरुषों की भांति शिक्षा हासिल कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की आदिकाल से वर्तमान तक महिलाओं के सफर की। चाहे वो वैदिक काल हो या मौर्य काल, वक्त के साथ महिलाओं की स्थिति में बदलाव देखने को मिलता रहा है। हम अपने अतीत को तो बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने वर्तमान में काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरी है मजबूत कानून प्रणाली और समाज में जागरूकता फैलाने की। जरूरत है महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान देने की। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पे। धन्यवाद।